हमने ये देख लिया है कि कैसे कैसे वायुदाब की पेटियां बनती हैं। अब ये जब वायुदाब की पेटियां बन गई हैं तो हमको यह देखना है इन वायुदाब की पेटियों से हवाओं का पवनों का प्रवाह कैसे होता है। यह लगभग मेरे द्वारा बनाई हुई आपकी पृथ्वी है, जो कि बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी नहीं है। इसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर दीजिए। यह जो पृथ्वी है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक देखा था हमने 30 से 35 डिग्री वाला अक्षांश रेखा, एक देखा था हमने 60 से 65 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक देखा था हमने ध्रुवीय क्षेत्र। सेम यही क्या कंडीशन होगी आपके साउथ में भी होगी। 30 डिग्री साउथ नॉर्थ, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये 60 से 65 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब प्रश्न यह है कि हवाओं का डायरेक्शन क्या होगा। हमको जो जानकारी पता चल पाई है वह यह है कि क्या हो रहा था, यहां पर क्या था लो प्रेशर, यहां पर क्या था हाई प्रेशर, यहां पे क्या था लो प्रेशर, और यहां पे क्या था हाई प्रेशर। सेम कंडीशन इधर भी, यहां पे क्या था हाई प्रेशर, यहां क्या था लो प्रेशर, और यहां हाई प्रेशर। अब ये जो हो रहा है इसी का हमको यह पता है कि हवा हमेशा कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अर्थात पीजीएफ, वायु दाब परिवर्तता बल। लेकिन वायु दाब परिवर्तता बल कैसे काम करता है इसका निर्धारण जिन रेखाओं से किया जाता है उनको बोला जाता है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं वह रेखाएं हैं जो समान वायु दाब के स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती है। जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो इससे यह पता चलता है वायु दाब का प्रेशर का अंतर क्या है, कम है। और जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो यह बता रहे होते हैं कि वायु दाब का डिफरेंस अब क्या है, ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ वह पास पास खींची गई है। अब जो समदाब रेखाएं हैं, अगर मान लीजिए यह समदाब रेखा हाई प्रेशर है, यह लो प्रेशर है, तो इसको कहा इस डायरेक्शन में सीधे एकदम चलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में यह नहीं हो पाता, हवाएं बिल्कुल सीधे नहीं चल पाती, और यह जो इस तथ्य की जिसने खोज की थी इसी को बोलते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम अर्थात दरअसल पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाला एक बल का ही खोजा गया एक नाम है, इसको फेरल का नियम बोलते हैं। इसके तहत यह होता है जो हवाएं यहां से इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, इस डायरेक्शन में ना आकर अब क्या करती हैं, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, और उनका डायरेक्शन ये इस प्रकार होता है। अर्थात हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कहा अपने दाहिने तरफ मुड़ती। जब ये इनका दाहिना इधर हो गया तो जब ये इस हाई प्रेशर से इधर जाएंगे तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, यह होगा, और इनका डायरेक्शन क्या होगा, यह होगा। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या हो रही हैं, अपने दाहिने ओर मुड़ रही हैं, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होती हैं हवाएं, अपने बाएं तरफ मुड़ती। इनका बाएं क्या होगा, यह। इनको जाना एकदम इस डायरेक्शन एकदम सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर कहां जा रही हैं, अपने बाएं ओर जा रही हैं, क्योंकि यह जो है क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा एक विक्षेप बल काम करता है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब ये जो हो रहा है तो स्वाभाविक इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इस प्रकार का होगा, और इनका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार। अब इन हवाओं का ही क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। इन पवनों को बोलते हैं पछुआ पवन, सॉरी इनको बोलते हैं व्यापारिक पवन, इनको बोलते हैं पछुआ पवन, और इनको बोलते हैं ध्रुवीय पवन। अब क्या है कि आपको दो तरीके हैं, आप क्या करिए, या तो इन चीजों को रटिए या फिर एक बार चित्र से ड्रॉ कर लीजिए। आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन यहां से,
इतने अच्छा डिग्री से 0 डिग्री का लो प्रेशर की ओर होता है, उनका डायरेक्शन कहाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। इसकी विशेषता, इसकी विशेषता, इनको चीजों को रटिएगा मत, ऐसे ही क्या करिए 1-2 बार आप चित्र बना लीजिएगा, अपने आप ये आपको याद हो जाए। मेन यह नहीं है कि इन हवाओं का हमको नाम जानना है, जैसे व्यापारिक पवन है, सेम यहाँ भी कंडीशन यही होगी, व्यापारिक पवन साउथ में भी, फिर क्या होगा पछुआ पवन, और फिर क्या होगा ध्रुवीय। इन पवनों के द्वारा हमको दरअसल समझना ये है कि इनसे वर्षा का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है और कहां पर कैसा इनका प्रभाव होता है। हमारे लिए ये पवनें सिर्फ इस रूप में उपयोगी हैं कि इन पवनों के नाम के द्वारा ही हम अब वर्षा का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थात देखेंगे रेन और प्रेसिपिटेशन का कंडीशन कहां पर कैसा होगा, तो उसी के आधार पर क्या हम देख पाएंगे कि कौन से हवा के द्वारा वर्षा होगी। जैसे व्यापारिक पवन है, अभी जो व्यापारिक पवन है इसका डायरेक्शन क्या है, अपने दाहिनी ओर मुड़ रहा है। अब मान लीजिए पूरे पृथ्वी पर क्या है, कुछ महाद्वीप है और कुछ महासागर है। अगर इन्हीं पर महाद्वीपों को आप देखें और मान लीजिए कोई महाद्वीप कहां पे हो, यहां पर बने, तो अगर यहां से जो हवाएं इंटर करेंगी तो स्वाभाविक यह महाद्वीप का क्या होगा, पूर्वी वाला भाग होगा या पश्चिमी वाला भाग होगा। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में क्या होगा, इन हवाओं का प्रभाव ज्यादा होगा और पश्चिमी भाग तक जाते जाते इनका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई महाद्वीप यहां पर, तो यहां पे है तो जो ये पौने हैं कहां, ये जो पछुआ पौने हैं इनके क्या होगा, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इनका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात इन पौनों के द्वारा जो वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन आता है उसको समझने के लिए इसके किसी देश, किसी महाद्वीप की क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए क्या है, ये पौने उपयोगी है। और हमको इनका उपयोग भी इसी रूप में करना है, ना कि इनको रटना है कि ये पछुआ पौने हैं, ध्रुवीय पौने हैं, व्यापारिक पौने हैं और कहां से कहां चलते हैं। एक चीज और आप एक चीज हमेशा नोट रखिएगा कि यह जो आपने वायुदाब की पेटियां बनाई और इसको फिक्स कर दिया है, दरअसल ये फिक्स नहीं रहती, अर्थात इनमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। अर्थात हमने पहले भी समझा है कि वह क्या है कि सूर्य की किरणों का क्या होता है, जैसे जैसे तिरछापन अर्थात किरणें जहां पर लंबवत होती हैं वहीं पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहीं पे क्या होता है, लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए जो 0 डिग्री वाली रेखा है सूर्य के उत्तरायण के समय लगभग क्या होती है, यह 15 डिग्री नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो दक्षिणायन के समय क्या होता है, यह लगभग 15 डिग्री साउथ की ओर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अर्थात जो भी देश है, अगर कोई देश यहां पर है तो क्या होगा, इसका भी प्रभाव होगा, इसका भी प्रभाव होगा, और जब पेटियां शिफ्ट करेंगे तो उसका भी प्रभाव होगा। और यही कारण है भारत में मानसून का। मानसून शब्द ही जो आया है दरअसल ये है कि मानसून से तात्पर्य उन हवाओं पवनों से है जो मौसम के अनुसार क्या करती हैं, अपनी दिशा बदल लेती हैं। और ये जो दिशा बदलती हैं दरअसल होता क्या है, ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है यही क्या करता है, दिशा को बदलवा देता है। अब इन्हीं के आधार पर हमको ये समझना है कि किस पूरे विश्व में कैसे कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है उनमें किन हवाओं का क्या भूमिका है, और इन्हीं से ये देखना है कि कहां पे कैसे वर्षा होगी। जैसे अगर आप 0 डिग्री पे यहाँ पे लो प्रेशर पे इसी को थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दो तरफ से हवाएं आ रही हैं और दोनों तरफ से हवाएं आपके पास एक दूसरे के समीप आती हैं और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और जब ये गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं तो स्वाभाविक है क्या होगा, हवाएं जैसे जैसे ऊपर जाती हैं वो क्या होती है, शीतल होती हैं, अर्थात ठंडी होने लगती है। और जब ठंडी होती हैं तो इसी से इनका जुड़ा हुआ है संघनन की क्रिया। अर्थात जो हवा है, मान लीजिए कोई भी वायु है और इस वायु की क्या है, कुछ ह्यूमिडिटी है, और यह जो ह्यूमिडिटी है दरअसल क्या है, एक हवा में दो जल की बूंदे हैं, जो जल के कण है उसके रेशियो को बता रहा है। इसी से एक शब्द बना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता से तात्पर्य है कि किसी वायु की जल धारण क्षमता कितनी है और उसमें क्षमता के अनुसार उसमें जो है कितनी क्या है आर्द्रता है, अर्थात क्षमता और उसमें उपस्थित आर्द्रता के रेशियो को क्या बोला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। स्वाभाविक है जिसकी क्षमता कम होगी वह वायु, उसमें अगर वायु आर्द्रता आती है तो जल्दी सेचुरेटेड हो जाए। जैसे मान लीजिए हम दो हवाएं लेते हैं, एक हवा ये है एक हवा है, इसकी जल धारण क्षमता क्या है कम और इसकी क्षमता क्या है ज्यादा है। यहां पे मान लीजिए इसकी क्षमता कम है तो हो सकता है कि 10 ग्राम जो है कि बाष्पीकरण के द्वारा अगर बूंदें पहुंचे तो इससे क्या हो, यह जो हवा है ये क्या है सेचुरेटेड हो जाए अर्थात संतृप्त हो जाए। लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये 10 ग्राम में नहीं होगी, इसको हो सकता है 15 और 20 ग्राम जल की आवश्यकता पड़े तो ये क्या होगी सेचुरेटेड नहीं हो पाएगी। अर्थात दोनों हवाओं के कंडीशन में क्या है अंतर है। जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता जैसे ही किसी वायु की 100% होती है क्या होती है रेन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अर्थात वर्षा जब तक नहीं हो जाती है जब तक कि क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना हो, अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% ना हो। जैसे इसकी क्षमता क्या थी 10 ही ग्राम जल धारण करने की थी और 10 ग्राम मिल गई तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया 100% हो गया। अब यह जो जल की बूंदें बाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर पहुंची हैं वह क्या आ जाएंगी, वह सतह पर और जमीन पर आ जाएंगी और उसी को क्या कहेंगे आप वर्षा कहेंगे। वर्षा करने के लिए सिर्फ क्या होना बाष्पीकरण का होना जरूरी नहीं है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक तरीके से और समझिए। इसके लिए जरूरी है कि ये जो बाष्पीकरण हुआ है उसके लिए संघनन के लिए कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जिनके किनारे पर जल की बूंदों का क्या हो सके निर्माण। जैसे धूल के कण, नमक के कण जो वायुमंडल में है ये क्या करते हैं संघनन केंद्र का काम करते हैं और ये संघनन केंद्र का काम करते हैं इन्हीं के चारों क्या होते हैं बूंदों का निर्माण। जैसे मान लीजिए ये कोई नमक का कण है, अब कोई हवा गई और हवा में क्या हुआ उसमें जो जल था इसी के चारों ओर एकत्रित हो क्या करेगा बूंद का निर्माण करेगा और यही क्या होगा संघनन केंद्र कहलाएगा। अब थोड़ा सा ये देखिए कि कैसे प्रोसेस होता है। यह कोई जल का क्षेत्र, अब जल का जो क्षेत्र है तो स्वाभाविक है जल है तो क्या होगा अगर यहाँ का वायुमंडल का तापमान ज्यादा हो तो क्या होगा यहां पर गर्मी पड़ेगी और इसका जो है कि इससे क्या होगा वाष्पीकरण होगा और जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा जल की जो जल है वो गैस के रूप में कन्वर्ट होगा और गैस के रूप में कन्वर्ट होकर कहां जाएगा ये ऊपर उठेगा क्योंकि क्या है गैस है हल्की, ऊपर उठेगा तो फिर क्या होगा ऊंचाई पे जाएगा तो टेम्परेचर में क्या आएगी कमी आएगी और जब कमी आएगी तो क्या हो जाएगा ये संघनित हो जाएगा और जब संघनित हो जाएगा तो यही क्या बनेगा बूंद का निर्माण करेगा और यही क्या होगा वर्षा के लिए एक अनुकूल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यही जो प्रोसेस होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माध्यमों से होता है। जैसे इक्वेटर वाले क्षेत्र में क्या होता है दो तरह से व्यापारी पौधे दो दिशाओं से एक दूसरे के पास आती है और एक दूसरे से टकराने से पहले ही वो क्या होती है गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं। जब गर्म होके ऊपर उठ रही हैं तो क्या है हवाएं गर्म है तो उनके पास अगर जल मिला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा कुछ आर्द्रता ग्रहण किया होगा और आर्द्रता जब ग्रहण किया होगा तो उसमें क्या है ह्यूमिडिटी है लेकिन कितनी हमें पता नहीं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम क्या होता है वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती से तात्पर्य यह है कि किसी हवा में अगर अभी जो है 80% क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर इसको टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो क्या होगा 100% हो जाएगा बिना जल दिए ही, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही कम होगा
टेम्परेचर कम होने से ही जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात यदि कोई वायु है तो उसके जो है टेम्परेचर उसका जितना ज्यादा है उसकी धारण क्षमता क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें तो धारण क्षमता ही क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि जितनी बूंदे अभी उसमें है उसी के क्या हो, उसका 100% हो जाए। इसीलिए जैसे जैसे हमारे ऊपर की ओर जाती हैं उससे क्या होता है, जितना उनके पास आर्द्रता है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से वही आर्द्रता 100% में कन्वर्ट हो जाती है और जो कंडीशन क्रिएट होती है क्या होती है, वर्षा की। अर्थात इक्वेटोरियल क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती। तो अभी आप देखेंगे पछुआ पौने जहां पर दो पौने एक दूसरे से टकराएंगे वहां पे वातावरणीय प्रकार की वर्षा होगी। और एक वर्षा का प्रकार आपको ये भी देखना होगा, पर्वतीय वर्षा। इन तीनों को समझते हैं और हम इन तीनों को अलग अलग करके उसका रिलेटिव ह्यूमैनिटीज लेकर उसका कहां पर क्या संबंध दिखाई देता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं।